यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारे सभी वीडियो आप तक पहुंचते रहें, जिससे आप परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। आइए बच्चों, आज हम देखते हैं कक्षा 10 का 10वां अध्याय, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं इस अध्याय में कि प्रकाश क्या होता है। ठीक है, प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो हमें किसी भी वस्तु को देखने में सहायता करती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं प्रकाश में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपने देखा होगा प्रकाश जो होता है वो स्वयं तो अदृश्य होता है। प्रकाश जो होता है वो स्वयं अदृश्य होता है, परंतु इसकी उपस्थिति में ही हम वस्तु देख सकते हैं। यदि प्रकाश नहीं होगा तो हम कोई भी वस्तु नहीं देख पाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कोई वस्तु देखने के लिए वहां पर प्रकाश का होना अति आवश्यक है। ठीक है, अंधेरे में कोई वस्तु दिखाई नहीं दे सकती है। दूसरा है, प्रकाश साधारणतः सरल रेखा में गति करता है। प्रकाश का ये गुण होता है कि प्रकाश जो हमेशा सीधी रेखा में ही गति करता है। ठीक है, अगला है, प्रकाश के संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश जो होता है वो बिना किसी माध्यम के चल सकता है। ठीक है, अगला है, निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा, या हम कह सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक है, आगे है, प्रकाश जो होता है पारदर्शी माध्यम। पारदर्शी माध्यम क्या होते हैं? जैसे कांच है, जल है और वायु है। ये ऐसे माध्यम हैं जिनसे होकर प्रकाश आराम से गुजर सकता है, तो ये जो कहलाते हैं वो पारदर्शी माध्यम कहलाते हैं। ठीक है, तो इनसे प्रकाश जो होता है वो गुजर सकता है, किंतु अपारदर्शी माध्यमों जैसे लकड़ी, मिट्टी, पत्थर, ठीक है, इन माध्यमों से होकर जो है प्रकाश नहीं गुजर सकता। ठीक है, ये जो माध्यम है वो क्या कहलाते हैं? अपारदर्शी माध्यम कहलाते हैं। ठीक है, ये जो कहलाते हैं वो अपारदर्शी माध्यम कहलाते हैं। इसके अलावा एक और होता है अल्प पारदर्शी। ठीक है, अल्प पारदर्शी, जैसे मान लीजिए घिसा हुआ कांच, अगर कांच है और उसको हम थोड़ा सा घिस देते हैं तो उसके जो आर पार दिखाई नहीं देता है, या हम कहें धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, उसके आर पार कैसे दिखाई देता है? धुंधला दिखाई देता है। इसका मतलब जो प्रकाश है वो बहुत ही कम मात्रा में पार हो पा रहा है। ठीक है, इसी तरह से हम कह सकते हैं तेलीय कागज, या हम कहें धुंधला पानी। ये सब कैसे हैं? अल्प पारदर्शी माध्यम है जिनसे होकर प्रकाश बहुत ही कम मात्रा में जा पाता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के माध्यम हुए, पारदर्शी, अपारदर्शी और अल्प पारदर्शी माध्यम। ठीक है, तो यहाँ केवल हम अपारदर्शी और पारदर्शी माध्यम के बारे में देखेंगे। ठीक है, आगे जाकर चलिए अब देखते हैं प्रकाश की क्या होती है। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक मोमबत्ती है। ठीक है, और यहाँ पर मान लीजिए हम एक अपारदर्शी कागज लगा दें या कोई शीट लगा दें। ठीक है, मोटी शीट लगा दें। इसमें से यहाँ से जो है प्रकाश जो है वो सभी दिशाओं में जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा? ये एक प्रकाश का जो है स्रोत है मोमबत्ती, यहाँ से ऊपर प्रकाश सभी दिशाओं में जाता है। लेकिन यहाँ पर मान लीजिए हमने एक छेद कर दिया है इसमें, तो यहाँ से निकलने वाला प्रकाश होगा वो एक किरण के रूप में हमें दिखाई देगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है, इसके लिए हम क्या कहेंगे? प्रकाश किरण। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है?
जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने तल से टकराती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। ये एक चिकना तल है जिसके नीचे हम क्या कर देते हैं, ये एक कांच है जिसके नीचे अगर हम पॉलिश करते हैं तो ये जो है परावर्तक तल का काम करेगा। नीचे क्या हो गई? पॉलिश हो गई ZNS की, ZNS की नीचे पॉलिश कर देंगे हम। ठीक है। और जो ऊपर वाला जो तल है वो क्या हो जाएगा? परावर्तक तल का काम करेगा। ठीक है। तो जब इस पर कोई प्रकाश की किरण टकराएगी तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलेंगे अविलंब। इसके लिए क्या बोलेंगे? अविलंब। और ये जो किरण है इसे हम बोलेंगे आपतित किरण। ये आपतित किरण हो जाएगी। और ये वाली किरण है ये हो जाएगी परावर्तित किरण। आपतित किरण और अविलंब के बीच एक कोण बनता है जिसे हम क्या कहते हैं? आई। और अविलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बनेगा उसे हम क्या बोलते हैं? आर बोलते हैं। ठीक है। हिंदी में हम इसे आपतन कोण कहेंगे और इसके लिए हम कहेंगे परावर्तन कोण। ठीक है। तो आप देख रहे होंगे जितने कोण से आती है प्रकाश किरण उतने ही कोण से वापस चली जाती है। अगर हम ये वाला एंगल बढ़ाते चले जाएंगे तो ये वाला एंगल भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। इस तरह से हम देख सकते हैं इसके लिए कि यदि ये वाला एंगल जो हम इस तरह से रखें, अगर ये वाला एंगल हम घटाएंगे तो ये वाला एंगल जो अपने आप बढ़ता चला जाएगा। ठीक है। इस तरह से आता जाएगा। और अगर हम जो है इसके लिए करते रहें वापस एंगल बढ़ाते रहें तो ये किरण जो है इस तरह से चलती रहेंगी। तो आई और जो आर के मान है वो हमेशा बराबर ही रहते हैं। ठीक है। तो चलिए परावर्तन संबंध कुछ नियम है वो हम जान लेते हैं। परावर्तन के नियम। ठीक है। इसमें पहला नियम क्या है? ये जो बिंदु है जहाँ टकराती है प्रकाश किरण हम इसके लिए बोलते हैं आपतन बिंदु। ठीक है। तो पहला नियम हो जाएगा हमारा देखिए ध्यान से, पहला नियम क्या है? आपतित किरण कॉमा ये हो गई परावर्तित किरण। आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये जो अभिलंब है। ठीक है। आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये जो तीनों हो गए, एक आपतित किरण, एक परावर्तित किरण और एक आपतन बिंदु पर ये अभिलंब, 1, 2 और 3 ये आप देख रहे होंगे एक ही पॉइंट पर हैं, एक ही बिंदु पर हैं, एक ही तल में हैं। तो ये हमेशा जो है एक ही तल में होते हैं, हमेशा एक ही तल में होते हैं। ठीक है। तो पहले नियम हो गया आपका आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों जो है एक ही तल में होते हैं हमेशा। तो पहला नियम आपका हो गया। ठीक है, याद हो गया आपको अच्छी तरह से। दूसरा नियम क्या हो जाएगा हमारा, देखते हैं।
आपतन कोण क्या आई तथा परावर्तन कोण इसके लिए हम क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस, आपतन कोण के लिए क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इसे बोलेंगे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। ये जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, बराबर रहते हैं, हमेशा बराबर होते हैं। ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंट और आर को हम बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आ गया होगा परावर्तन क्या होता है। ठीक है। और परावर्तन संबंध दो नियम है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अधिकांश ये पूछे जाते रहते हैं। ठीक है। तो परावर्तन जो होता है वो इसको होता है, एक परावर्तक तत्पर होता है, ये जिसका उपयोग हम क्या कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, शीशा बोलते हैं, या हम कह सकते हैं दर्पण, जिसका उपयोग हम जो है अपने घरों में अपना चेहरा देखने में करते हैं। ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं दर्पण की यहाँ बात आ गई, तो दर्पण जो है कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। तो चलिए समझते हैं दर्पण जो है कि दर्पण जो होते हैं वो जिन पर जिंक सल्फाइड की पॉलिश होती है एक तल पर, तो दूसरा तल जो होता है वो चमकदार हो जाता है। ठीक है। जो हम घरों में अपना चेहरा देखने में यूज करते हैं वो क्या होते हैं, दर्पण होते हैं, और विशेषकर समतल दर्पण का यूज किया जाता है। ठीक है। तो दर्पण जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो जो है समतल दर्पण, और दूसरे वो होते हैं वो गोलीय दर्पण होते हैं। ठीक है। समतल दर्पण हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है। और आप इसे जानते भी हैं अच्छी तरह से, जिसमें एक तरफ पॉलिश होती है और वो क्या होता है, पूरा का पूरा प्लेन होता है। ठीक है। गोलीय दर्पण क्या होते हैं, गोलीय दर्पण एक गोले के दो भाग होते हैं। ठीक है। ये गोलीय दर्पण जो होते हैं वो गोले के ही भाग होते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। ठीक है। गोलीय दर्पण फिर से दो प्रकार के आते हैं, तो यही आपके सिलेबस में भी है। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के आते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। ठीक है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के हो गए, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण हो गए। समझ गए। देखिए यदि हम किसी गोले से जो है, ये इसका केंद्र हो जाएगा। ठीक है। यदि हम इससे एक हिस्सा काट लें इस तरह से और इसको अलग फेंक दें, तो आपने देखा ये हमारे काम का हो गया, इस पर हमने पॉलिश कर दी। ठीक है। पॉलिश जो आप दो तरफ कर सकते हैं, ये कांच का क्या था, पहले गोला था, अब हमने जो है इसका एक हिस्सा ये निकाल दिया था। ठीक है। ये वाला हिस्सा हमने हटा दिया ऐसे, तब क्या होगा, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक दर्पण प्राप्त होगा। ठीक है। दर्पण कब प्राप्त हो जाएगा, जब हम इसको पॉलिश कर सकते हैं। अब पॉलिश हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हम इसके बाहरी तरफ पॉलिश कर दें, या मान लीजिए हम इसके बाहर ना करके पॉलिश ना कर दें, अंदर की साइड कर दें इस तरह से। ठीक है। तो पॉलिश जो है दो तरह से हम कर सकते हैं, अंदर भी कर सकते हैं और बाहर भी कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से दो प्रकार के भी दर्पण होंगे। दर्पण भी कितने हो जाएंगे, दो प्रकार के हो जाएंगे। एक तो जो है अवतल, अगर हम बाहर की तरफ पॉलिश कर दें तो ये जो हो जाएगा दर्पण कौन सा हो जाएगा, अवतल दर्पण हो जाएगा। यदि हम अंदर की तरफ पॉलिश कर दें, जैसे यहाँ हुई है अंदर की तरफ पॉलिश, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। ठीक है। ये जो है
अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण हो जाएंगे इस तरह से। अगर अवतल दर्पण कब कहेंगे, जब हम दबे हुए तल की तरफ चेहरा देख पाएं। ये कौन सा हुआ, दबा हुआ तल है इधर वाला, और ये उठा हुआ तल है। इधर दबा हुआ तल इस साइड वाला है, ये उठा हुआ तल है, ठीक है। तो इसमें हम चेहरा इधर देख पाएंगे, क्योंकि पॉलिश की तरफ तो देख नहीं पाएंगे चेहरा। इसी तरह से इसमें चेहरा हम इधर देख पाएंगे, चमकदार तल ये हो जाएगा, और इधर क्या है, पॉलिश है, इधर हम चेहरा नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो है कुछ इसके परिभाषाएं होती हैं, कुछ जान लीजिए। जैसे मान लीजिए इसका एक फोकस होता है और एक वक्रता केंद्र होगा। तो ये जो इसका एक केंद्र होता है उसके लिए हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और यहाँ से हम एक लाइन खींच देते हैं इस तरह की सीधी बिल्कुल, इसे हम क्या कहते हैं, मुख अक्ष कहते हैं, ठीक है। चलिए इसे हम जो है आपको अच्छी तरह से समझाते हैं बड़ा करके, ठीक है। आइए अब जानते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, जो कि आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। अगर ये याद नहीं होंगी तो आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा फिर। तो चलिए देखते हैं, इसमें कुछ पॉइंट होते हैं जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। एक पॉइंट ये होता है इसमें, और तो इसमें ये वाला बिंदु जाएगा, ठीक है। ये उत्तल दर्पण है और ये अवतल दर्पण है, ठीक है। दबे हुए तल की तरफ चेहरा देख पाएंगे तो अवतल दर्पण हो जाएगा, और अब उठे हुए तल की तरफ चेहरा देखेंगे तो उत्तल दर्पण हो जाएगा, ठीक है। इधर पॉलिश हो रही है इसमें, और इसमें भी इधर पॉलिश हो रही है, ठीक है। ये क्या होते हैं, एक गोले का भाग होता है, और गोले का यहाँ केंद्र होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं, या हम कहें वक्रता केंद्र। ये क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र हो जाएगा। इसके लिए हम बोलते हैं पी, ध्रुव बोलेंगे इसके लिए, ठीक है। ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच, ठीक बीच में एक बिंदु होता है जिसे हम कहते हैं फोकस दूरी। इसे हम कहते हैं फोकस कहते हैं, ठीक है। फोकस दूरी नहीं कहेंगे, केवल फोकस कहेंगे इसके लिए। इसी तरह से देखो, अगर इसमें देखें हम तो इसका जो केंद्र होगा वो इधर होगा, और इसका जो केंद्र होगा वो इस साइड में होगा, ठीक है। तो इसका हम ये जो सी बिंदु है यहाँ मानेंगे, ये हो जाएगा वक्रता केंद्र, ठीक है। और ये हो जाएगा ध्रुव, ये वाला पॉइंट हो जाएगा ध्रुव, पी पोल कहते हैं अंग्रेजी में, ठीक है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के ठीक बीच में क्या होता है, फोकस होता है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे इसका फोकस दाईं तरफ और इसका फोकस बाईं तरफ, ठीक है। इसकी वक्रता केंद्र जो था बाईं तरफ, इसका जो वक्रता केंद्र हो जाएगा वो दाईं तरफ हो जाएगा। दोनों चीज में क्या है, दोनों दर्पण में एक दूसरे की विपरीत दिशा में है, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी F कहलाती है, और उसे हम कहते हैं फोकस दूरी, ठीक है। फोकस दूरी कहते हैं, ठीक है। इसमें भी ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी, ठीक है। ये जो है M1 और M2, इसमें भी हम M1 और M2 कह देते हैं, M1 और M2। जो M1 M2 है, M1 से लेकर M2 तक का जो एरिया है वो क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक, ठीक है। M1 से M2 तक की जो दूरी है वो क्या कहलाता है, दर्पण का द्वारक। ये पॉइंट आपको जो है याद रखने होंगे, ताकि आपको सवाल करने में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। इसमें एक
ये कहलाती है आर, और इसको हम कहते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। इसमें भी इस वाले पॉइंट से, ठीक है, इधर तक की दूरी, कहाँ तक की, सी तक की दूरी, ठीक है, ये वाली, ये क्या कहलाती है, आर कहलाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या। तो इतने पॉइंट आपको याद रखने हैं। ठीक है, फिर से देखते हैं, जिस गोले का भाग होते हैं दर्पण, उसका जो केंद्र होता है, उस गोले का जो केंद्र होता है वो इस दर्पण का क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। उसके बाद देखेंगे कि अगर ये जो है एक अक्ष है, ये सीधी रेखा है, क्षैतिज रेखा, इसके लिए हम क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, इसमें मुख्य अक्ष बोलेंगे और इसमें भी मुख्य अक्ष बोलते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग नहीं है कुछ भी, अलग केवल इतना है, जो दूरियां या जो बिंदु इसमें बाईं तरफ हैं वही दूरियां इसमें दाईं तरफ हैं। ठीक है, तो फिर से देखते हैं, जिस गोले का भाग होते हैं उसका केंद्र क्या कहलाता है, वक्रता केंद्र कहलाता है। ठीक है, दर्पण पर एक बिंदु होता है बीच में जहां से अक्ष गुजरता है, वहां हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, पी, और पी तथा सी के ठीक बीचों बीच एक बिंदु होता है जिसे हम क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। और ध्रुव से फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। और ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी, कहाँ से, यहाँ से लेकर ये यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, आर कहलाती है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी, ये क्या कहलाती है, आर कहलाती है। वही ठीक स्थिति इसमें है, इसमें कुछ अलग नहीं है। ठीक है, इसमें क्या है, ये ध्रुव हो जाएगा, ये फोकस, और ये वक्रता केंद्र हो जाएगा। ध्रुव से लेकर फोकस तक की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, और ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, तो ये जो है आपको याद रखने हैं ताकि आपको आगे कोई भी दिक्कत ना हो। आइए देखते हैं कि प्रतिबिंब क्या होते हैं और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं। तो जो चेहरा हम दर्पण में देख पाते हैं वो हमारा क्या दिखाई देता है, प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब जो है दो प्रकार से बनते हैं, एक वास्तविक प्रतिबिंब होता है और एक आभासी प्रतिबिंब होता है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जब किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उस प्रकार जो बनने वाला प्रतिबिंब होगा वो क्या कहलाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। ठीक है, फिर से देखिए, यदि किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर वास्तव में ही मिलती हैं तो इस प्रकार जो प्रतिबिंब बनेगा वो क्या कहलाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब कहलाएगा। और अगर वास्तव में नहीं मिले, वो किसी बिंदु से आती हुई प्रतीत हो, ठीक है, तो उस प्रकार बने प्रतिबिंब को हम क्या कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, इसमें मुख्य अंतर आप इतना समझ लीजिए, फिलहाल ये सारी चीजें आपको आगे और अच्छे से समझ में आएंगे, इतना समझ लीजिए फिलहाल आप। ठीक है, ये जो वास्तविक प्रतिबिंब होते हैं उन्हें हम जो है पर्दे पर ले सकते हैं। ठीक है, और आभासी इमेजिनरी, इन्हें जो हम पर्दे पर नहीं ले सकते हैं। ठीक है, पर्दे पर नहीं ले सकते हैं। ठीक है, ये इसमें फिलहाल के लिए मुख्य अंतर समझिए, और आगे के अंतर जो हमें इसमें बताएंगे कि किरणें जो है किस प्रकार से चलती हैं और किरणें किस प्रकार से मिलती हैं। ठीक है, उनके भी नियम होते हैं जिनके अनुसार हम प्रतिबिंब बनाते हैं या प्रतिबिंब बनते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब जो होते हैं वो पर्दे पर ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपने सिनेमा हॉल में देखा होगा, सिनेमा हॉल में एक पर्दा होता है, ठीक है, और पीछे से क्या पड़ता है, फोकस पड़ता है इस पर, और उस पर क्या होता है, फिर चित्र दिखाई देते हैं, पूरी फिल्म दिखाई देती है। ठीक है, तो ये जो प्रतिबिंब है वो कहाँ ले रहे हैं, हम एक पर्दे पर ले रहे हैं, तो ये जो प्रतिबिंब कहलाते हैं वो कहलाएंगे वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है, इसी प्रकार से हम अपना चेहरा दर्पण में देखते हैं सुबह उठकर। ठीक है, सुबह चेहरा हम क्या देखते हैं, दर्पण में देखते हैं, तो वो प्रतिबिंब हम देख पाते हैं, वो कौन सा प्रतिबिंब बनता है, आभासी प्रतिबिंब बनता है। उसे आप चाहे किसी हम पर्दे पर ले लें या पर्दे पर बना लें तो पर्दे पर वो नहीं बनेगा। ठीक है,
समझ गए? तो ये वास्तविक प्रतिबिंब और ये आभासी प्रतिबिंब, ठीक है। चलिए अब देखते हैं प्रतिबिंब जो है किस तरह से बनते हैं, उनके कौन कौन से नियम हैं, ठीक है। इनके जो है प्रमुख रूप से 4 नियम होते हैं, ठीक है। और उन 4 नियमों में से जो है हम कोई भी 2 नियमों को एक साथ लेते हैं, जिसकी सहायता से हम क्या बना सकते हैं, प्रतिबिंब बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रतिबिंब बनने के नियम। प्रतिबिंब बनाने के नियम, ठीक है। इसमें जो है अवतल दर्पण के लिए अलग होंगे, और उत्तल के लिए अलग होंगे, ठीक है। वैसे कुछ अलग नहीं होते हैं, सिर्फ थोड़ा समझने में अंतर होता है दोनों के लिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो अवतल दर्पण होता है वो प्रकाश के लिए एक बिंदु पर केंद्रित कर देता है, और जो उत्तल दर्पण होता है वो प्रकाश को फैला देता है, ठीक है। ये दोनों में क्या होते हैं, अपने अपने गुण होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं वस्तु जो होती है, वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, ठीक है। वस्तु को हमेशा कहाँ रखेंगे हम, दर्पण के बाईं ओर रखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम अवतल दर्पण बना लेते हैं पहले। ये हमने C बना दिया, ये हमने P बना दिया, उसके ठीक बीच वाला बिंदु क्या ले लेंगे, F ले लेंगे, ठीक है। तो वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, हमेशा बाईं ओर। ये दर्पण हो गया, इसके बाईं ओर ये हो जाएगा इधर, ठीक है। चाहे आप यहाँ रखिए, चाहे यहाँ रखिए, चाहे यहाँ रखिए, कहीं भी रखनी है, लेकिन रखेंगे इधर ही, या ना है इधर रख दें, ठीक है। क्यों, इधर तो क्या हुई, पॉलिश हो गई, तो इधर तो रखने का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो वस्तु हमेशा कहाँ रखेंगे, बाईं ओर रखेंगे, ठीक है। दूसरा नियम हो जाएगा आपका मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरण अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से ऊपर जाती है, ठीक है। कहां से जाएगी, फोकस से होकर जाती है। तो देखिए, अगर हम एक अवतल दर्पण बना दिया हमने, ये वाला बिंदु हमने C ले लिया, ये वाला बिंदु P ले लिया, तो इसके ठीक वाला जो बिंदु हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, F हो जाएगा, समझ गए। तो इसमें जो नियम है वो क्या है कि यदि किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर आए, ठीक है। तो यदि किरण मुख्य अक्ष के समांतर आए, तो ये मुख्य अक्ष हो गया, और ये किरण आ रही मान लीजिए, ठीक है। तो जब ये किरण आएगी, अब यहाँ टकराएगी, ठीक है। ये क्या है, दर्पण है, दर्पण है तो परावर्तन होगा यहाँ से, ठीक है। तो जब परावर्तन होगा तो वो कहाँ से होगा, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की जो किरण है वो अवतल दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर जाती है। तो इस वाले बिंदु को इस वाले बिंदु से मिलाइए पटरी की सहायता से, और ये इधर खींच दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, इसका परावर्तन होगा इस तरह से, ठीक है। तीसरा नियम है ठीक इसका उल्टा, ठीक है। इसका ठीक उल्टा है कि अगर किरण इस तरह से आए तो वो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, ठीक है। यदि प्रकाश की किरण
फोकस से होकर आती है, तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है। इसका मतलब क्या है? चलिए चित्र इधर बनाते हैं कि जब ये हमने क्या बना दिया, अवतल, ये बिंदु P हो जाएगा, ये बिंदु C और इन दोनों के बीच में बिंदु हो जाएगा F। तो देखिए जब प्रकाशीय किरण आएगी कैसे, यहाँ देखिए, यदि प्रकाशीय किरण फोकस से होकर आती है, ठीक है, तो प्रकाशीय किरण है वो किससे आएगी? फोकस से आएगी। ये प्रकाश की किरण इधर आएगी। ठीक है, अब क्या होगा? इसका यहाँ परावर्तन होगा। परावर्तन नियम के अनुसार होगा, नियम लिखा जा रहा है आपके लिए। ठीक है, इनको आप अधिवाती याद कर लेना। तो प्रकाश की किरण फोकस से होकर आती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है। ठीक है, तो अब इसका ये जो मुख्य अक्ष हो गया, ये क्या होगा? इसका मुख्य अक्ष है। ठीक है, ये इसके समांतर होकर निकल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ इसका परावर्तन होगा, ये इसका क्या हो जाएगा? परावर्तन, क्योंकि इधर तो अंदर जा नहीं सकती, क्यों? अंदर क्या है? पॉलिश हो रही है इसमें। ठीक है, तो ये इसका नियम हो जाएगा, किरण इधर से आएगी और इधर परावर्तित हो जाएगी। ठीक है, ये तीसरा नियम हो गया। अब हम देखते हैं चौथा नियम। यदि प्रकाश किरण ये वाले बिंदु, ठीक है, यदि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की सीध से आए तो वह परावर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। अपने मार्ग पर क्या हो जाती है? वापस लौट जाती है। ठीक है, मतलब जिस मार्ग से आएगी उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी। ठीक है, ये अवतल दर्पण हो गया, ये बिंदु C और ये बिंदु F और ये बिंदु P। ठीक है, यहाँ देखिए नियम का लिखा है कि यदि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र की सीध से आए तो वक्रता केंद्र आपका ये है। ठीक है, यदि प्रकाश किरण इसकी सीध से आए तब क्या होगा? ठीक है, ये प्रकाश किरण इधर गई तो वह परावर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। मतलब इसका जो परावर्तन होगा वो उसी मार्ग पर होगा जिस मार्ग से आई थी। ठीक है, तो ये इसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ठीक है, इस तरह से ये चार नियम हो गए। जो चारों नियम हमने किसके लिए लिखा दिए हैं? अवतल दर्पण के लिए लिखा है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं ये चार नियम उत्तल दर्पण के लिए क्या होंगे। एक बार फिर से देख लीजिए इनके लिए। इसमें पहला नियम है वस्तु को हमेशा बाईं ओर रखेंगे। तो दर्पण आप जिधर भी बनाएंगे वस्तु हमेशा बाईं ओर ही रखेंगे। दूसरा है मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण जो है, ये देखिए मुख्य अक्ष है, तो ये क्या है? आने वाली किरण है। ये क्या है? मुख्य अक्ष है।
मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण का जब परावर्तन होगा तो कैसे होगा, इस तरह से होगा। ठीक है, ये किरण इधर आएगी और कहाँ से जाएगी, फोकस से हो जाएगी। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है, तो ये फोकस से होकर निकल जाएगी। ठीक है, दूसरा इसका उल्टा है। ठीक है, यदि फोकस से आए तब क्या होगा, तो यदि प्रकाश किरण फोकस से ऊपर आती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर निकल जाती है। यदि किरण फोकस से आएगी तब वह मुख्य अक्ष के समांतर होकर निकल जाएगी। ठीक है, चौथा नियम है कि यदि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से आए तब वह उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ठीक है, तो ये 4 नियम है, 4 नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण के लिए। ठीक है, उत्तल दर्पण के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ केवल दर्पण बदल दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ दर्पण हो जाएगा आपका इस तरह से। तो ये वाला बिंदु P हो जाएगा। ठीक है, दर्पण क्या कर दिया हमने, उत्तल दर्पण कर दिया, तो नियम इसमें भी वही रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, कि वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है, तो इसमें भी वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाएगा। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये बदल दे देते हैं चित्र। ये उत्तल दर्पण हो गया, इसका इधर जो है ये C और ये बिंदु इधर नहीं, इधर होंगे। ठीक है, ये F होगा इधर और ये C हो जाएगा, इसमें ये C हो जाएगा, ये बीच वाला बिंदु F हो जाएगा और ये वाला बिंदु P हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए ध्यान से, हाँ, यदि ये किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर आए तो ये मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है प्रकाश की किरण। ठीक है, तब क्या होगा, ये परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती है। अब ये देखिए अंदर तो जा नहीं सकती, अंदर क्यों नहीं जा सकती, क्योंकि अंदर तो पॉलिश हो रही है इसको। ठीक है, अब अंदर पॉलिश हो रही तो जाएगी नहीं, तो अब इसका क्या होगा, परावर्तन होगा यहीं। तो ये ऐसा लगेगा जैसे ये इस बिंदु से आ रही हो। ठीक है, इसका परावर्तन होगा कैसे होगा, ये इस बिंदु से आ रही हो इस तरह से, तो ये इसका परावर्तन इधर होगा। ठीक है, इसका परावर्तन किधर होगा, ऊपर की तरफ, किस दिशा में, ऊपर की तरफ। ठीक है, फोकस की सीध से ऐसा लगेगा, ये वाली प्रकाश किरण कहाँ से आ रही है, फोकस की सीध से आ रही हो। ठीक है, इसी तरह से हम अगला देखें तो इसमें भी हम जो है चित्र बदल दे रहे हैं। नियम में थोड़ा सा ही परिवर्तन है, ज्यादा परिवर्तन नहीं है। ठीक है, इसलिए जो हम लिख नहीं रहे हैं। ये मान लीजिए F है, ये मान लीजिए C है और ये मान लीजिए P है, ये हमने बना दिया उत्तल दर्पण। ठीक है, देखिए इसमें क्या होगा आगे, यदि प्रकाश की किरण फोकस से होकर आती है तो अभी फोकस से इसमें नहीं आएगी। ठीक है, फोकस की सीध से आएगी इसमें। ठीक है, फोकस की सीध में आती है। अब फोकस की सीध कहाँ देगी, ये यदि प्रकाश किरण जो इधर से आए तब क्या होगा इसमें। ठीक है, यदि प्रकाश की किरण जो है इसकी सीध में आए, ठीक है, इसकी सीध में, इसकी ठीक उल्टी है, प्रकाश किरण कहाँ आ रही है, फोकस की सीध में आ रही है। ठीक है, तो यदि प्रकाश की किरण फोकस की सीध में आती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती है। आगे इसमें ऐसा ही जाएगा। ठीक है, तो ये मुख्य अक्ष के समांतर होकर निकल जाएगी, ये निकल जाएगी। ठीक है, जैसे देखिए यदि प्रकाश की किरण फोकस की सीध में आती है तो फोकस की सीध में ही आ सकती है केवल। ठीक है, फोकस के अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि अंदर क्या है, पॉलिश है, तो अंदर जा नहीं सकती। ठीक है, तो यदि प्रकाश की किरण फोकस की सीध में आती है या फोकस की सीध में आती हुई प्रतीत होती है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर होकर निकल जाएगी। ठीक है, अगला देखते हैं।
ये हमने बना दिया उत्तल दर्पण बिंदु P, ये बिंदु F और ये बिंदु C। अगला नियम क्या है, देखिए इसमें क्या है, यदि प्रकाश की जो किरण है वो वक्रता केंद्र की सीध में आती हुई प्रतीत हो तब क्या होगा। ठीक है, कि सीध में आती है तो वह परावर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए अपने मार्ग पर वापस लौट जाती है। ठीक है, तो देखिए अब जो प्रकाश की किरण कहाँ आएगी, इसकी सीध से आएगी। ठीक है, किसकी सीध से आएगी, इसकी सीध से, अंदर आएगी नहीं होगी, लेकिन इसकी सीध आएगी। ठीक है, यदि प्रकाश की किरण इधर आएगी तो वह उसी मार्ग पर वापस लौट जाएगी वहीं से। ठीक है, ये देखिए इसकी सीध से ही आएगी। ठीक है, पटरी की सहायता से इस बिंदु को और इस बिंदु को मिला लेंगे और हम इधर जो है एक रेखा खींच देंगे, तो जिस सीध में आएगी वो उसी सीध में वापस लौट जाएगी। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा अंतर था, ज़्यादा अंतर नहीं है। दोनों तरह के नियम आप समझ गए होंगे। आइए अब हम देखेंगे कि जो प्रतिबिंब हैं वो किस तरह से बनते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। यहाँ हमने आपको 4 नियम दिखाए थे, 1, 2, 3, 4। ये कोई खास नियम नहीं है, ये सिर्फ आपको ये बताता है कि वस्तु को हमेशा जो है बाईं ओर रखा जाएगा, दाईं ओर कभी नहीं रखा जाएगा। ठीक है, प्रतिबिंब बनाना है तो ये आपको प्रमुख रूप से 3 नियम है। पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा और तीसरा ये हो जाएगा। ठीक है, कोई भी प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम आपको 2 नियमों का प्रयोग करना है। ठीक है, फिर से देखिए, आपको प्रतिबिंब बनाने के लिए इन 3 नियमों में से कम 2 नियमों का प्रयोग करना है। ठीक है, और आप प्रतिबिंब बनाना सीख जाएंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ठीक है, प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं उसके लिए हमने 4 नियम लिखवा दिए आपके लिए पहले से ही। ठीक है, तो यहाँ पर 6 स्थितियाँ बनती हैं इसमें। पहली स्थिति क्या है कि जब वस्तु अनंत पर हो, तो वस्तु के लिए हम धीरे धीरे आगे की तरफ खिसकाते हैं, उसी कारण जो है इसमें 6 स्थितियाँ बनती हैं। ठीक है, पहले अनंत पर हो गई वस्तु, उसके बाद अनंत और सी के बीच में दूसरी स्थिति हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद तीसरी स्थिति ये, चौथी ये, पांचवी ये और छठी ये। इसमें इस प्रकार से जो 6 स्थितियाँ बन जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं हम कि पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर हो, उसके बाद जब वस्तु अनंत और सी के बीच हो, उसके बाद वस्तु को सी पर खिसकाएंगे हम। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ाते हैं वस्तु के लिए। उसके बाद सी और एफ के बीच अब हम आगे बढ़ा देंगे एफ पर। तो अगली जो स्थिति आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, जब वस्तु फोकस पर हो। उसके बाद हम और आगे बढ़ा देंगे तो जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच हो। ठीक है, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच हो। तो इस तरह से ये जो है 6 स्थितियाँ बनती हैं और उनके लिए हम क्या करते हैं, प्रतिबिंब बनाने के लिए जो नियम बताए थे हमने 4, वो नियम ध्यान में रखते हैं। ठीक है, तो पहला नियम क्या है कि वस्तु को हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। ठीक है, तो वस्तु देखिए सभी में बाईं ओर रखी हुई है, पहला नियम जो है फॉलो हो रहा है। उसके बाद जो प्रतिबिंब बनाना है, वो प्रतिबिंब बनाने के लिए हम क्या करेंगे कि जो बकाया 3 नियम बताए थे। ठीक है, कि जब पहला क्या है कि जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है। ठीक है, जब प्रकाश की किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो वह कहाँ से जाएगी, फोकस से होकर वापस जाएगी। तो ये जो किरण है वो कहाँ से जाएगी, ये जो फोकस है इससे होकर इस तरह से निकल जाएगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है, जब प्रकाश की किरण जो है फोकस से आती है तब वह मुख्य अक्ष के समांतर होकर निकल जाती है इस तरह से। ठीक है, समांतर होकर निकल जाएगी परावर्तित होकर। ठीक है, तीसरा नियम क्या है कि जब प्रकाश की किरण जो है वक्रता केंद्र सी से आए तब वह उसी मार्ग पर बिना विचलित हुए लौट जाती है। ठीक है, तो उनमें से केवल हम सिर्फ 2 नियम लगाएंगे यहाँ पर। तो देखिए पहला नियम क्या है, हम क्या करते हैं इसमें इन किरणों को जो है समांतर ले जाते हैं, क्योंकि जब वस्तु अनंत पर होती है तो किरणें जो है हमेशा समांतर ही आएंगी। ठीक है, इसमें जो है आप एक सभी में लागू कर दीजिए समांतर वाली। ठीक है, एक प्रकाश की किरण भेज दी सभी के लिए, एक कहाँ गई, समांतर। ठीक है,
और आप जानते हैं जो किरण समांतर आती है वो परावर्तन के बाद कहाँ मिलेगी, फोकस से हो जाएगी। ठीक है, ये दोनों समांतर हैं तो इनका क्या होगा, परावर्तन होगा। तो जब परावर्तन होगा तो ये दोनों कहाँ मिलेंगी, फोकस पर। ठीक है, इस तरह से ये परावर्तन के बाद कहाँ मिल जाएंगे, फोकस पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो जहां दो किरणें मिल जाती हैं वहीं क्या बनता है, प्रतिबिंब बन जाता है। ठीक है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है इसमें देखेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसे हम कहते हैं प्रतिबिंब की स्थिति। तो प्रतिबिंब जो बनता है वो फोकस पर बनता है। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखते हैं, प्रकृति लिखते हैं कि जो प्रतिबिंब है वो बन कैसा रहा। ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकृति बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर होती है तो प्रकाशीय किरण हमेशा समांतर आती हैं। तो समांतर आने वाली प्रकाशीय किरण नियम के अनुसार फोकस से ऊपर जाएंगी। तो जब फोकस से ऊपर जाएंगी तो दोनों किरण कहाँ टकराएंगी, फोकस पर ही मिलेंगी। तो जब दो किरण जहां मिल जाती है वहीं क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है। तो इसकी जो स्थिति है वो कहाँ बनेगी, प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। ठीक है, फोकस पर बनता है। कैसा बनता है उसमें हम प्रकृति लिखते हैं। ठीक है, यहाँ आपको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रही है, इसमें दो कंडीशन होती हैं, एक कंडीशन ये वाली और एक कंडीशन ये वाली। यहाँ आपको प्रतिबिंब जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देता। ठीक है, जिससे कि आप उसकी प्रकृति यहाँ लिख सकें। ठीक है, तो चलिए दूसरे में स्थिति जो इसकी स्पष्ट हो जाएगी, तब जो स्थिति यहाँ पर होती है वही यहाँ पर होती है। ठीक है, एक तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, बहुत छोटा बनता है। उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। ठीक है, ये तीन कंडीशन लिखी जाती हैं, इसे हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की प्रकृति बनती है। ठीक है, तो यहाँ पहली स्थिति जो है क्लियर हो गई कि जब वस्तु अनंत पर होती है तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। और उसकी प्रकृति कैसी होती है, बहुत ही छोटा होता है और देखने में उल्टा होता है और कैसा होता है, वास्तविक होता है। वास्तविक क्यों है, देखिए दोनों किरण आ रही हैं और यहाँ वास्तव में मिल रही हैं। तो ये जो प्रतिबिंब हो गया वो कैसा हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। अगली स्थिति देखते हैं। अब देखिए इसका जो सिर है बी पॉइंट पर और ये इसके जो पैर हैं कहाँ, नीचे ए पॉइंट पर। ठीक है, तो इससे भी दो किरणें जाएंगी। अब नियम के अनुसार उन्होंने एक किरण तो ये भेज दी मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये तो जो है फोकस से ऊपर चली जाएगी। ठीक है, और दूसरी जो किरण है वो हम कहाँ से भेज दें, फोकस से ही भेज देते हैं। चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा, परावर्तन के बाद इधर किरण आएगी और ये परावर्तन के बाद इधर जाएगी। ठीक है, ये निकल जाएगी इधर। तो जहाँ दोनों किरणें मिली, तो किरणें दोनों कहाँ मिली, ये पॉइंट पर मिल रही है सी और एफ के बीच में। ठीक है, तो जहाँ ये सिर था, देखिए ये सिर है तीर की तरफ, तो ये तीर की तरफ बी आ जाएगा, बी डैश हो जाएगा। ठीक है, ये प्रतिबिंब है और ये ए डैश हो जाएगा। प्रतिबिंब के लिए हम क्या लगाते हैं, डैश लगा देते हैं, ए डैश और बी डैश का हो जाएगा, प्रतिबिंब हो जाएगा। तो अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे इसकी स्थिति कि कहाँ पर ये प्रतिबिंब बन रहा है। तो हम लिखेंगे प्रतिबिंब सी तथा एफ के बीच बनता है, सी तथा एफ के बीच बनता है। और प्रकृति में हम क्या लिखेंगे, प्रकृति कैसी है, देखिए यहाँ पर भी वस्तु से छोटा ही बनता है। ठीक है, कैसा बनता है, छोटा बनता है और इसका सिर ऊपर है, इसका सिर नीचे हो गया, तो ये उल्टा हो गया। ठीक है,
और दोनों किरणें देखिए वास्तव में मिल रही हैं, तो ये कैसा हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा। इतनी चीजें आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अगली स्थिति देखिए, एक किरण सी पर, वस्तु जब सी पर होगी तब हम क्या करेंगे, ये जो है एक फोकस से भेज दे रहे हैं और एक जो है मुख्य अक्ष के समांतर भेज रहे हैं, ठीक है। तब हम क्या करेंगे, इनका परावर्तन करेंगे, तो ये तो जो मुख्य समांतर जाएगी, ठीक है, और ये जो है फोकस है, ठीक है। तो ये दोनों किरणें जो है कहाँ मिलेंगी, ये दोनों किरणें जो है कहाँ मिलेंगी, बिल्कुल सी के नीचे, ठीक है, इसके नीचे ही मिलती है दोनों किरणें। ये जो हो गया ए डैश और ये बी डैश, ठीक है। कहते हैं जितनी बड़ी वस्तु है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब है बनता है, ठीक है। तो बनता कहाँ पर है, तो यहाँ स्थिति हम लिख देंगे, ठीक है। कहाँ बनता है, प्रतिबिंब कहाँ बनता है, सी पर ही बनता है, ठीक है। प्रतिबिंब सी पर बनता है। कैसा बनता है, मतलब प्रकृति में, ठीक है। तो प्रकृति में हम क्या लिखेंगे इसकी, देखिए जो चीज यहाँ पर है वही यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए जहाँ प्रतिबिंब जो था वो छोटा था, यहाँ क्या होगा, वस्तु के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे प्रतिबिंब जो है वस्तु के बराबर होगा, वस्तु के बराबर हो गया। और यहाँ पे देखिए उल्टा ही है, तो उल्टा हो गया। और दोनों किरणें वास्तव में मिल रही है, ठीक है। परावर्तन के बाद देखिए वापस वास्तव में मिल रही है, तो ये हो जाएगा वास्तविक। इसमें आपको क्या करना है, देख रहे होंगे आप ध्यान से कि एक वस्तु से सिर्फ दो किरणें ही लेके जाते हैं और नियम के अनुसार उनका क्या करते हैं, परावर्तन कर देते हैं, ठीक है। तो पहली स्थिति में दोनों किरणें फोकस पर मिल रही हैं, तो प्रतिबिंब फोकस पर बन जाएगा। प्रकृति कैसी होगी, यहाँ प्रतिबिंब जो है इस पर दिखाई नहीं देता, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब आप जो लिख नहीं सकते हैं, इसलिए याद कर लेना, बहुत छोटा बनता, उल्टा बनता और वास्तविक बनता, ठीक है। लेकिन जब हम देखेंगे इसके लिए वास्तविक दर्पण में, तो आपको दिखाई देगा कैसा, बहुत छोटा दिखाई देगा, बिंदु के आकार का, और उल्टा और वास्तविक दिखाई देगा। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है हम पहले ही बता चुके हैं आपके लिए, ठीक है। वास्तविक प्रतिबिंब के लिए हम पर्दे पर ले सकते हैं और आभासी प्रतिबिंब के लिए हम पर्दे पर नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अगली स्थिति देखेंगे हम, इससे एक किरण समांतर चलेगी और दूसरी किरण जो है फोकस से होकर लेके जा रहे हैं, तो ये है, ठीक है। समांतर आने वाली किरण जो है, जो समांतर आने वाली किरण है, आपतित किरण जो समांतर आई है वो कहां से होकर जाएगी, वो तो फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। ये गई फोकस से, और जो फोकस से आई थी वो समांतर होकर निकल जाएगी नियम के अनुसार, ठीक है। क्योंकि नियम लिखा चुके हैं हम पहले, प्रतिबिंब बनने के नियम, प्रतिबिंब कैसे बनते हैं उसके नियम क्या है वो पहले लिखा चुके हैं, ठीक है। जो समांतर आती है वो फोकस से जाती है और जो फोकस से आएगी वो समांतर हो जाएगी। जहां दोनों मिल जाएंगी वहां क्या बन जाता है, प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है। अब आप देख रहे हो जितनी बड़ी वस्तु उससे बड़ा प्रतिबिंब हमें प्राप्त हो रहा है, ठीक है। जहाँ सिर है, मतलब ये जो इसका हेड है, ये हम बी डैश कह देंगे और ये जो इसके पैर हैं हम ए डैश कर देंगे, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे जो प्रतिबिंब बनना है वो कहाँ बनना है, अनंत और सी के बीच बनता है। कैसा बनता है, वस्तु से बड़ा हो जाता है, उल्टा देखो यहाँ पर भी उल्टा ही है और वास्तविक है, ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे इसकी प्रकृति, स्थिति कहाँ है, मतलब प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो प्रतिबिंब बनता है अनंत तथा सी के बीच बनता है, ठीक है। और इसकी जो प्रकृति है, प्रकृति में हम क्या लिखेंगे कि कैसा बनता है, देखिए वस्तु के यहाँ बराबर था, यहाँ छोटा था, यहाँ बहुत छोटा था, ठीक है। अब जो है वस्तु से बड़ा होने लगेगा प्रतिबिंब, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे वस्तु से बड़ा,
और देखिए यहाँ भी उल्टा है, सिर इसका भी यहाँ पर भी नीचे ही है, ठीक है। तो अभी इसने जो है सिर नीचे ही कर रखा है, तो उल्टा हो जाएगा यहाँ पर भी, ठीक है। और अगला है वास्तविक। कैसा है, दोनों किरण वास्तव में मिल रही तो कैसा हो जाएगा, वास्तविक हो जाएगा, ठीक है। अगली स्थिति है, इसमें भी हम क्या करेंगे, फिर से दो नियम लगाएंगे, कोई दो किरणें ले जाएंगे, ठीक है। तो ये जो समांतर आ रही है वो तो चली गई फोकस से, ये गई फोकस, ठीक है। पटरी की सहायता से हमें लाएंगे तो जो है गलती होने के चांस जो है नहीं रहेंगे, ठीक है। तो पटरी का यूज करें और दूसरी किरण जो हम सी से ऊपर भेजेंगे, ठीक है। पहले इधर जाएगी किरण, उसके परावर्तन के बाद सी से ऊपर निकल जाएगी, ठीक है। तो हम जो है पहले इधर मिलाते हैं, ये किरण इधर जाएगी और परावर्तन के बाद इधर चलेगी, ठीक है। इधर जाएगी। तो ये किरणें जो कहाँ मिलती हैं, अनंत पर जाकर मिलती हैं। तो प्रथम कहाँ बनता है, इसमें अनंत पर बनता है, ठीक है। प्रथम कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है, ठीक है। प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कैसा बनता है, ऐसा ही बनता है जैसे यहाँ बना हुआ है, ठीक है। तो प्रकृति में हम क्या लिखेंगे, वस्तु से बड़ा बनता है और उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है, ठीक है। ये जो छठी स्थिति है, ये जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अक्सर ये पूछी आती है, ठीक है। और क्यों पूछी आती है वो आप समझ जाएंगे। ये इन जो 5 स्थितियां हैं इन सभी से अलग होती है ये, तो इसलिए ये बहुत पूछी आती है, ठीक है। तो चलिए यहाँ जो दे रखा है, जो समांतर किरण आ रही है वो नियम के अनुसार जाएगी फोकस से। तो इसको और इस बिंदु को मिला दीजिए पटरी की सहायता से, तो ये चलेगी फोकस, ठीक है। ध्यान से देखिए, दूसरी किरण आप जो है सी से ऊपर भेजेंगे, तो इसको और इसको मिला दीजिए, ये किरण इधर जाएगी, उसके बाद वापस आ जाएगी, ठीक है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो ये जो किरणें हैं वो इधर फैल रही, ठीक है। ये दोनों किरणें इधर की तरफ जो फैल रही हैं, इसका मतलब ये था, तो ये मिलेंगे नहीं, ठीक है। तो इन किरणों को जब हम पीछे की ओर हटाते हैं, तो पीछे की ओर हटाएंगे हम डैश डैश करके, इसको भी हम क्या करेंगे, डैश डैश करके मिलाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं एक बिंदु पर कट कर जाएंगे, जहाँ कट कर जाएंगे वहीं क्या बन जाएगा, इसका प्रतिबिंब बन जाएगा ए डैश और बी डैश, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे जब वस्तु जो है फोकस और दर्पण के बीच में होती है, तब जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, और ये सारे प्रतिबिंब बन रहे थे वो दर्पण के सामने ही बन रहे थे, ठीक है। लेकिन यहाँ जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, और देखिए वस्तु इतनी बड़ी है और प्रतिबिंब जो बहुत बड़ा बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम जो लिखेंगे कि वस्तु कहाँ बन रही है, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, तो हम लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। ये स्थिति हो गई कि क्या मतलब कहाँ बनता है, और इसकी प्रकृति में हम क्या लिखेंगे, कैसा बनता है। तो सारी स्थितियां यहाँ पलट जाती हैं, ठीक है। यहाँ देखो वस्तु से बड़ा है, तो यहाँ पर भी वस्तु से बड़ा है, बहुत बड़ा है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे प्रकृति में वस्तु से बहुत बड़ा, ठीक है। वस्तु से बहुत बड़ा प्रतिबिंब है। और आगे देखिए, आगे था उल्टा, ठीक है। यहाँ देखेंगे उल्टा है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे जिधर इसका जो सिर, ये क्या है, सिर इसका, ये सिर है इसका, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सिर देखिए ऊपर है, तो ये क्या है, सीधा है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे कैसा है, सीधा है, ठीक है। और आगे देखिए वास्तविक है, वास्तव में तो किरणें परावर्तन जो परावर्तन हुआ इधर जा रही है, ठीक है। किरणें जो है परावर्तन के पश्चात कहाँ जा रही है, इधर जा रही है फैलती हुई, लेकिन तो इधर तो मिलेंगे नहीं ये, तो पीछे की ओर मिलाई जा रही है, वो भी डैश डैश करके, ठीक है।
तो जब डेड डच करके मिलाते हैं तो जो कृत्रिम बनता है वो कैसा बनता है, आभासी बनता है। ठीक है, कैसा बनता है, आभासी बनता है। उम्मीद है ये आपको 6 स्थितियां समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से कृत्रिम बनता है। ठीक है, तो आपको ये ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है इसमें, सिर्फ आपको क्या करना है, जो 4 नियम लिखाए थे कि वस्तु हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखी जाएगी, और अगला नियम क्या है, जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है वो परावर्तन के पश्चात फोकस से हो जाती है। ठीक है, और जो किरण फोकस से ऊपर आती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर निकल जाती है। और तीसरी जो अगला नियम है, वो किरण जो है अगर वक्रता केंद्र से आए तो वह उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर स्थिति है, ये बस सी से हमें लेगा यहाँ पर ये वाली स्थिति। ठीक है, सी की सीट में ही वापस लौट जाती है। तो ये जो सारे काम करने हैं वो आपको क्या करना है, प्रकार और पटरी की सहायता से करने हैं, ताकि इसमें गलती होने के चांस ना हो। अगर आप हाथ से बनाएंगे तो जो है गलत होने के चांस जो है बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें केवल 2 ही स्थितियां हो सकती हैं कि जब वस्तु अनंत पर हो और जब वस्तु अनंत तथा दर्पण के बीच में कहीं भी रखी हो। ठीक है, तो चलिए देखिए, और आप जो है साथ ही साथ चित्र बनाना सीख लें, कैसे बनाते हैं चित्र। ये क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये हो जाएगा दर्पण, कौन सा, ये हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, यहाँ जो बिंदु है वो क्या हो जाएगा, P, और इसमें एक बिंदु आप जो है इस साइड में मान लीजिए, जितना बड़ा ये गोला होता है उसका जो केंद्र होता है वो क्या कहलाता है, उसका वक्रता केंद्र कहलाता है। यहाँ C मान लेते हैं। ठीक है, इसके और इसके ठीक बीच में एक बिंदु मानेंगे हम, इसके और इसके ठीक बीच में एक बिंदु मानेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, फोकस। इसी तरह से हम इधर बनाते हैं, ये हो जाएगा बिंदु P, ये बिंदु P हो जाएगा। एक बिंदु में इस साइड में कहीं मान लेते हैं C, और यहाँ पर इन इसके और इसके ठीक बीच वाला बिंदु मान लेते हैं हम फोकस। सही है। अब एक जो स्थिति थी वो पहली स्थिति कहाँ थी, कि जब वस्तु जो है अनंत पर हो। ठीक है, तो अनंत से जो किरणें आएंगी वो समांतर आती हैं। ठीक है, और जब वस्तु अनंत तथा फोकस के बीच में कहीं भी रखी हो, तुम लेंस के पास में रखते हैं आपकी। तो अब आप देखिए ध्यान से, इनसे जो चलने वाली किरणें हैं, ठीक है, प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं, कोई 2 किरणें ले जाते हैं, तो एक किरण हम ऊपर ले आ रहे हैं, ये समांतर आई, और दूसरी किरण जो है हम ले जाते हैं नीचे से, ये भी जो है समांतर आई। ठीक है, अब समांतर आने वाली किरणों का क्या होगा, परावर्तन होगा। तो परावर्तन जब होगा तो नियम के अनुसार ही होगा। ठीक है, और नियम क्या कहता है आपका, कि समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें फोकस, यहाँ देखिए फोकस से जाएंगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या अंदर तो जा नहीं सकती किरण, तो फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। ठीक है, ऐसा लगेगा ये परावर्तन वाली किरण जो है वो फोकस से होकर आ रही है। ठीक है, तो इस बिंदु को और इस वाले बिंदु को यहाँ पर पटरी की सहायता से मिलाइए, और अंदर जो है डेड डच करिए इस तरह से, और ये जो है बाहर की तरफ कर दीजिए इसकी सीध से। ठीक है, पटरी की सीध से ये जो F है और ये वाला बिंदु जहाँ मिल रहे हैं इसको मिलाइए और आगे की तरफ बढ़ा दीजिए। ठीक है, तो ये किरण क्या हो जाएगी, फैल जाएगी। इसी तरह से हम जो नीचे वाली प्रकाश किरण है, इसके लिए हम इस बिंदु को इस बिंदु सीध से क्या करेंगे, परावर्तित कर देंगे। ठीक है, नियम के अनुसार ये हो जाएगा। और जब हम पीछे को हटाते हैं तो ये एक बिंदु पर मिल जाती है, कहाँ, फोकस पर मिल जाती है। तो इन जब वस्तु अनंत पर होती है, जब वस्तु अनंत पर होती है तब प्रतिबिंब कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। ठीक है, तो स्थिति क्या हो जाएगी, इसकी स्थिति प्रतिबिंब की। तो प्रतिबिंब जो है फोकस पर बनता है। ठीक है, कहाँ बनता है, फोकस पर बनता है। प्रकृति क्या हो जाएगी, देखिए बहुत छोटा बनेगा। ठीक है, कैसा बनेगा, सीधा बनता है यहाँ पर। ठीक है, जब आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। और कैसा बनता है, आभासी बनता है। ठीक है, 3 स्थितियां होती हैं
क्योंकि यहाँ पर आभासी क्यों नया, देखिए वास्तव में किरण इधर जा रही है, वास्तव में तो किरण इधर जा रही है, फैल रही है, ठीक है। तो ये ऐसा लग रहा है कि फोकस से आती हुई प्रतीत हो रही है। तो जहाँ दोनों मिल रही है, कहाँ फोकस पर मिल रही है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो कहाँ बनेगा, फोकस पर बन जाएगा। कैसा बनता है, बहुत छोटा बनता है, सीधा बनता है और आभासी बनता है, ठीक है। अगली स्थिति देखते हैं। यहाँ से जो है दो किरणें जाएंगी, ठीक है। एक तो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है और समांतर, और दूसरी जाएगी प्रकाश के केंद्र से, ठीक है। तो प्रकाश के केंद्र ये है, इसकी सीध और इसकी सीध बनाइए, ठीक है। इसका नाम देते हैं ए बी। इस बी वाले पॉइंट को सी से मिलाइए तो पटरी की सहायता से, ठीक है, ये जाएगी इस तरह से, इधर किरण आई और परावर्तन के बाद उसी मार्ग पर वापस लौट जाती है, ठीक है। तो ये दोनों किरण जो है, ये वाली किरण कहाँ से जाएगी परावर्तन के बाद, फोकस से, तो फोकस से तो जा नहीं रही, ठीक है। तो फोकस की सीध से जो है ये चली जाएगी इधर, फैल जाएगी, ठीक है। तो जब इन दोनों किरणों को हम क्या करते हैं, पीछे की ओर हटाते हैं, इसके लिए पीछे को हटाएंगे, और इसको पीछे को हटाएंगे, ठीक है। तो पीछे की ओर जब हटाएंगे तो ये जो है इस तरह से जो है फोकस पर मिल जाएंगी। कहाँ मिल जाएंगे, फोकस पर। तो ये दोनों किरणें कहीं ना कहीं एक बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होंगी। जहाँ ये दोनों काट देंगी वहीं क्या बन जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक है। ये देखिए, जहाँ दोनों ने काट दी वहीं क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा, ए डैश और बी डैश। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो कहाँ होगी, प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है, ठीक है। ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है। आगे हम प्रकृति लिखेंगे इसकी। तो प्रकृति में आपको सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ आपको प्रकृति में सब कुछ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। देखिए बहुत छोटा है, लेकिन बहुत छोटा नहीं है, वस्तु से तो छोटा ही है, ठीक है। क्या लिखेंगे, वस्तु से छोटा बन रहा है, ठीक है। यहाँ देखिए, इधर इसका सिर है और उस साइड में इसका सिर है, मतलब ऊपर की तरफ इसका सिर है, ऊपर की तरफ इसका सिर है। तो ये कैसा हो जाएगा, सीधा हो जाएगा। और किरणें वास्तव में नहीं मिल रही, वास्तव में किरण तो इधर जा रही है, ठीक है, इधर की तरफ क्या हो रही है, फैल रही है। तो ये किरणें वास्तव में नहीं मिल रही, इसलिए प्रतिबिंब होगा वो कैसा होगा, आभासी हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों स्थितियां स्पष्ट हो गई होंगी कि किस तरह से प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। इसमें आप देख रहे होंगे, पहली स्थिति है जब वस्तु अनंत पर होती है तब भी बहुत छोटा बनता है, और जब वस्तु उसके पास में आती है तब भी छोटा ही रहता है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि उत्तल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा छोटा ही बनता है, बड़ा नहीं बनता है, ठीक है। जबकि अवतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा भी बन सकता है और बड़ा भी बन सकता है और वस्तु के बराबर भी बन सकता है। उसमें 6 स्थितियां होती हैं अलग अलग, ठीक है। तो चलिए, ये जो प्रतिबिंब बन रहे थे आपके उत्तल दर्पण द्वारा और अवतल दर्पण द्वारा, वो सभी समाप्त हो जाते हैं, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। आगे देखते हैं दर्पण सूत्र, ठीक है। दर्पण सूत्र में क्या है, 1/f = 1/b + 1/u। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे u, v और ये f क्या चीज़ है, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, जो f है वो क्या होती है, f है वो है दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी है। उसके बाद आपको v दिखाई दे रहा है और u दिखाई दे रहा है। तो v क्या होती है, प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। और सारी दूरियां कहाँ से नापी जाती हैं, ध्रुव से ही नापी जाती हैं, ठीक है। तो ध्रुव से जो है प्रतिबिंब तक की दूरी, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी। और u क्या है, वस्तु की दूरी, कहाँ से, ध्रुव से। सारी दूरियां कहाँ से नापी जाती हैं, ध्रुव से ही नापी जाती हैं, ठीक है।
ये ध्रुव है इसमें, और इसमें ये ध्रुव है, ठीक है। सारी दूरियां कहाँ से नापी जाती हैं? ध्रुव से नापी जाती हैं। एफ क्या चीज होती है? दर्पण की फोकस दूरी होती है। यू क्या है? वस्तु तक की दूरी। और वी क्या है? प्रतिबिंब तक की दूरी, ठीक है। आगे है आवर्धन, ठीक है। आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। इससे क्या पता चलता है? इससे हमें ये पता चलता है कि जो प्रतिबिंब बनने वाला है वस्तु से बड़ा बनेगा या छोटा बनेगा, ठीक है। आवर्धन से हमें क्या पता चलता है कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो वस्तु से छोटा बनेगा या बड़ा बनेगा, ठीक है। तो देखिए m बराबर हो जाएगा मैग्निफिकेशन m, प्रतिबिंब की ऊंचाई को कुछ किताबों में h डैश लिखा है और कुछ किताबों में I लिख देते हैं, ठीक है। तो हमने दोनों ही ले लिए हैं। और वस्तु की ऊंचाई कुछ किताबों में h और कुछ में o लिख देते हैं, ठीक है। और आगे इसका संबंध -b/u के रूप में भी होता है, ठीक है। तो आप सिर्फ एक ले लें या दोनों लिखें तो, लेकिन यूज हम एक ही करेंगे, या h डैश प्रतिबिंब की ऊंचाई, h वस्तु की ऊंचाई, या हम क्या कहें I प्रतिबिंब की ऊंचाई, O वस्तु की ऊंचाई, ठीक है। अब हम चलते हैं चिन्ह प्रपाटी। चिन्ह प्रपाटी का मतलब होता है कि चिन्ह लगाने की परंपरा क्या है, चिन्ह क्यों लगाए जाते हैं, चलिए देखते हैं। ये हम समझते हैं निर्देशांक तल से, ठीक है। कक्षा 9th में पढ़े हैं आपने अच्छे से। इसमें क्या होता है? दो अक्ष होते हैं, एक x अक्ष होता है और एक y अक्ष होता है, ठीक है। इसमें दो अक्ष होते हैं, जहां दोनों काटते हैं उसके लिए हम क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। उसके लिए क्या कहते हैं? मूल बिंदु कहते हैं। इसे हम O से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं अच्छे से कि मूल बिंदु से दाईं तरफ की दूरियां, सारी दूरियां किसमें होती हैं? प्लस में होती है, ठीक है। और मूल बिंदु से बाईं तरफ की दूरियां x अक्ष में माइनस की होती हैं। इसी तरह से मूल बिंदु से ऊपर की जो दूरियां होती हैं प्लस में नापी जाती हैं। मूल बिंदु से नीचे तक की सारी दूरियां किसमें नापी जाती हैं? माइनस में नापी जाती हैं, ठीक है। तो ये जो मूल बिंदु है ये उठाकर आप जो है यहाँ रख दीजिए P पर, ठीक है। ये जो मूल बिंदु है वो उठाकर हम यहाँ ले आएंगे इस तरह से। तो ये जो x अक्ष है मूल बिंदु से इधर की साइड में, इसका मतलब ध्रुव से इधर। तो ध्रुव से इधर की जो जितनी भी दूरियां हैं वो नापी जाएंगी सारी की सारी प्लस में, ध्रुव से इधर की दूरियां सारी की सारी माइनस में, और ये जो अक्ष है इससे ऊपर की दूरियां सभी किसमें नापी जाएंगी? प्लस में, और यहाँ से नीचे की दूरियां माइनस में नापी जाएंगी, ठीक है। इसी तरह से हम यहाँ देखें, इस साइड की दूरियां सारी प्लस में हो जाएंगी, इस साइड की दूरियां माइनस में हो जाएंगी, ऊपर की दूरी जो है प्लस हो जाएगी और नीचे की दूरियां जो है माइनस हो जाएंगी, ठीक है। अब इनका यूज होता है सवाल करने में, ठीक है। जब आप सवाल करेंगे तब इनका यूज होगा। बिना चिन्ह लगाए आप जो है एक भी सवाल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको रटने की जरूरत नहीं है, इसके जरिए आप बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें देखो हम देखते हैं कि इसमें U, F, U और V बताइए पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव, ठीक है। इसमें देखकर देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी जो होती है वो क्या होती है? फोकस दूरी होती है। F क्या चाहिए? यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है? फोकस दूरी कहलाती है। U क्या है? वस्तु तक की दूरी। तो अगर आपने वस्तु जो है यहाँ रखी है, मान लीजिए अगर वस्तु आपने यहाँ रखी है तो यहाँ तक की दूरी क्या हो गई? U। और आप जानते हैं वस्तु हमेशा बाईं ओर ही रखी जाती है, दाईं ओर कभी नहीं रखी जा सकती है, ठीक है, नियम के अनुसार। और जो V है वो प्रतिबिंब तक की दूरी है, ठीक है। तो मान लीजिए प्रतिबिंब यहाँ बन आया तो यहाँ तक की दूरी हो गई V, ठीक है। ये सारी दूरियां कहाँ से नापी जा रही हैं? ध्रुव से नापी जाती है, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे जो फोकस दूरी है, ये दर्पण कौन सा? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में फोकस दूरी है वो हमेशा माइनस में होती है, ठीक है। ये किस में होगी? हमेशा माइनस में ही होगी। अवतल दर्पण की फोकस दूरी है वो हमेशा किस में हो गई? माइनस में रहेगी, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे? फोकस दूरी मूल बिंदु से दाईं तरफ है, इसका मतलब पॉजिटिव रहेगी, ठीक है। आगे देखते हैं वस्तु
तो वस्तु तक की दूरी u होती है, तो वस्तु हमेशा बाईं ओर ही रखी जाती है। तो जब बाईं ओर रखी जाएगी तो यहाँ से बाईं ओर की दूरी सारी नेगेटिव रहेंगी, ठीक है। यहाँ से देखिए इसमें भी वस्तु हमेशा बाईं ओर ही रख सकते हैं, दाईं ओर नहीं रख सकते, ठीक है। तो जब बाईं ओर में वस्तु रखेंगे इधर, तो जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या हो गई, u हो जाएगी, और वो क्या कहलाएगी, नेगेटिव में, ठीक है। नेगेटिव में आएगी ये भी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, फोकस दूरी हो जाएगी। अब देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनता है ये आपको अच्छी तरह से पता है, ठीक है। प्रतिबिंब जो बनता है वो ध्रुव तथा फोकस के बीच बनता है, इसमें कहीं, ठीक है। तो यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी, v हो जाएगी। अब देखिए जब v का मान हम देखते हैं तो v जो है वो ध्रुव से दाईं तरफ है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। समझ रहे? यहाँ हम देखेंगे v का मान, तो आप जरा ध्यान दीजिए, अवतल दर्पण में 6 स्थितियां बनती हैं, ठीक है। अवतल दर्पण में कितनी स्थितियां बनती हैं, 6 स्थितियां बनती हैं। उनमें से 5 स्थितियों में तो प्रतिबिंब जो है इस साइड में होता है, और छठी स्थिति होती है वो दर्पण के इस साइड में पड़ जाता है, ठीक है। तो बका 5 स्थितियों में तो ये नेगेटिव ही रहेगी, लेकिन जो छठी स्थिति है उसमें जो है इसका जो मान है वो किसमें हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। छठी स्थिति में क्या हो जाएगा, v का मान पॉजिटिव हो जाएगा। कब, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच हो, ठीक है। जब वस्तु कहाँ हो, F तथा P के बीच, ठीक है। जब वस्तु कहाँ रखी हो, फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी होती है, तब उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो दर्पण के पीछे जाकर बनता है, सीधा बनता है और बहुत बड़ा बनता है, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं, और इन्हें जो आपको रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। ये जो कार्तीय तल है या हम कहते हैं इसे निर्देशांक तल, इसके द्वारा हम चिन्ह आराम से लगा सकते हैं, लेकिन सवाल आप तभी कर पाएंगे जब ये सारे चिन्ह लगाने आते हैं। और जो 6 स्थितियां थी अवतल दर्पण में और जो 2 स्थितियां थी उत्तल दर्पण, वो सभी आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, ठीक है। कि वस्तु कहाँ रखी है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए और कैसा बनेगा, तो आपसे गलती होने के चांस जो है खत्म हो जाएंगे, ठीक है। इसमें जो है एक सूत्र और रह गया, वो भी यहीं नोट कर देते हैं, ठीक है। कि जो फोकस दूरी होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। हमने हर बार बताया आपके लिए कि जो C तथा P के बीच वाला बिंदु क्या होता है, फोकस। तो यहाँ से P से F तक की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। तो ये टोटल दूरी की ये आधी होती है, ठीक है। ये टोटल दूरी हो गई, इसके बीच वाला हिस्सा है ये, ठीक है। तो आधी तो हो जाएगी ये वाली। तो फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या कहलाती है, वक्रता त्रिज्या कहलाती है, ठीक है। आइए अब देख लेते हैं हम कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है हमारे दैनिक जीवन में, और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, ठीक है। तो देखिए जो टॉर्च लगी होती है, जो टॉर्च होती है, उस टॉर्च में आपने अगला हिस्सा देखा होगा, तो अगला हिस्सा कुछ इस तरह से बना हुआ होता है, ठीक है। ये टॉर्च है मान लीजिए, आगे एक का जो हिस्सा होता है वो, उसमें एक ये जो कटोरी की तरह एक प्लेट लगी होती है, और यहाँ एक बल्ब लगा होता है, ठीक है। आगे क्या होता है, शीशा होता है। तो ये जो कटोरी की नुमा जो लगा होता है, ठीक है, ये क्या होता है, ये एक प्रकार का अवतल दर्पण का ही कार्य करता है, ठीक है। इसका काम क्या होता है, यहाँ से पड़ने वाला सभी प्रकाश को क्या कर देता है, ये एक दिशा में फोकस कर देता है, ठीक है। यहाँ से जो प्रकाश पड़ेगा वो यहाँ से निकलने के बाद क्या हो जाएगा, समांतर हो जाता है, ठीक है। यहाँ से निकलने के बाद क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है, ठीक है। ताकि ज़्यादा प्रकाश जो है एक ही जगह पर मिल सके, ठीक है। उसके बाद सेविंग दर्पणों में कुछ आपने दर्पण देखे होंगे जिनमें चेहरा जो है बड़ा दिखाई देता है, ठीक है। तो वो उनका उपयोग किस में किया जाता है, सेविंग के लिए किया जाता है, ठीक है। उसके बाद वाहनों की हेडलाइटों में भी यही सिस्टम होता है। जो हेडलाइट होती है उसमें भी क्या होता है, इस तरह की कटोरीनुमा एक लगा दिया था और बीच में क्या लगा दिया था, बल्ब लगा दिया था, ठीक है। जिससे कि यहाँ पड़ने वाला प्रकाश जो है कहाँ चला जाए, आगे चला जाए, ठीक है, इस तरह से, ठीक है।
अगर ये अवतल दर्पण नहीं लगाया जाएगा तो प्रकाश जो है सभी तरफ फैल जाएगा और जिधर हमें देखना है उधर हम नहीं देख पाएंगे, तो क्या फायदा फिर इसका। ठीक है, तो इसलिए जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया था इसमें। ठीक है, डॉक्टर द्वारा आँख, नाक, कान, गले इन सभी के निरीक्षण में किया जाता है। इससे क्या होता है, उनको जो है बड़ा प्रतिबिंब दिखाई दे जाता है। ठीक है, और टेबल लैंपों में भी इस तरह की व्यवस्था होती है। ठीक है, यहाँ क्या लगा दिया था, बल्ब लगा दिया जाता है। बल्ब से क्या होता है, जितना ही प्रकाश पड़ता है वो केवल नीचे केंद्रित हो जाता है, ताकि टेबल पर जो है एक निश्चित भाग में ही रोशनी जाए। और जब सारा प्रकाश जो है एक जगह आएगा तो जो है इंटेंसिटी हम कहें इसका, प्रकाश की जो तीव्रता है वो बढ़ जाती है। ठीक है, इस तरह देखें उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, वाहनों में पीछे के वाहन देखने के लिए। ठीक है, वाहन आपने देखा होगा, स्कूटर है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, जितने भी वाहन होते हैं उनमें जो है एक साइड में क्या लगा होता है, मिरर लगा होता है, साइड में एक दोनों तरफ। ठीक है, दोनों तरफ क्या लगे होते हैं, शीशे लगे होते हैं, दर्पण लगे होते हैं। वो कौन से दर्पण होते हैं, उत्तल दर्पण होते हैं। ठीक है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए। ठीक है, पीछे के वाहनों को देखने के लिए। अब यहाँ देखिए, इसमें एक खास बात होती है, इससे जो बना प्रतिबिंब वो कैसा होता है, वो हमेशा सीधा रहता है। ठीक है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे बनते हैं, सीधे बनते हैं और आभासी बनते हैं। ठीक है, और इसमें आप देख रहे होंगे केवल एक स्थिति थी छठी, इसमें प्रतिबिंब सीधा बनता है और बकाया की स्थिति में सभी क्या बनता है, उल्टा बनता है। ठीक है, तो पीछे के वाहन अगर उल्टे दिखाई देने लगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहता है, इसलिए जो है अवतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता है। इसमें एक कमी और होती है कि ये जो है कम क्षेत्र को जो है ले पाएगा और ये जो है अधिक क्षेत्र को देख पाएगा। ठीक है, ये देखिए समांतर आने वाली किरणें जो होती हैं वो फैल जाती हैं और ताकि जो है अधिक दृष्टि क्षेत्र को कवर कर पाए। ठीक है, तो वाहनों में पीछे के वाहन देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह से सड़कों पर लगे खंभों में जो लाइटें लगी होती हैं उनके पीछे परावर्तक के रूप में जो प्रयोग किया था वो भी